दोस्तों आज हम इस सेटअप बॉक्स को रिपेयर करने वाले हैं। इस सेटअप बॉक्स में क्या प्रॉब्लम है और उसका क्या सॉल्यूशन होगा आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो यहाँ पर इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कीजिए। अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देख लेना। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, बट हमारे सिखाने का तरीका हमेशा यूनिक रहता है। हम कोशिश यही करते हैं कि यार आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में कोई भी चीज़ें आए। अब यहाँ पर इसमें फॉल्ट कहाँ से है तो उसका पता लगाने के लिए, वैसे सेटअप बॉक्स हमारा अभी ऑन है और बिल्कुल डेड कंडीशन में ही है। अब इसका फॉल्ट का पता लगाने के लिए सबसे पहले आप मल्टीमीटर को एसी की रेंज पर रखिए और उसके बाद मेन लीड पे आप टेस्ट कीजिए कि यहाँ तक वोल्टेज पहुँच रहा है या फिर नहीं। जैसे कि आप देख रहे हैं अब तक यहाँ पे तक वोल्टेज आ रहा है। अब आउटपुट का वोल्टेज चेक करना है तो आउटपुट में आपको यहाँ पर डीसी 200 या फिर 20 की ही रेंज में आप रख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप इसको चेक कीजिएगा। यहाँ पर एक पॉइंट ग्राउंड का रहता है इस तरफ और एक इधर पे, जहाँ पर जी लिखा हुआ है वो ग्राउंड यानी कि नेगेटिव का रहता है। यहाँ पर या तो आप यहाँ पर लगा लें या तो इस ब्लैक प्रोब को आप यहाँ पर लगा लें। देखिए ये भी ग्राउंड का ही पॉइंट रहता है। अब इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना है तो यहाँ पर वोल्टेज नहीं मिल रहा है। सबसे लास्ट में ये भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है, यहाँ पर भी नहीं, मतलब कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है, बिल्कुल डेड है। यानी कि जो भी प्रॉब्लम है इसके प्राइमरी सेक्शन से है। जब प्राइमरी सेक्शन ही ख़राब होगा तो सेकेंडरी में यानी कि यहाँ पर वोल्टेज आएगा कैसे। तो चलिए अब ढूंढते हैं इसमें प्रॉब्लम कहाँ से है। तो मैं इसका प्लग निकाल लेता हूँ और उसके बाद इस सप्लाई को बाहर निकालूंगा। तो चलिए फटाफट से इसकी सप्लाई बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर 4 स्क्रू दिए गए हैं, इनसे हमारी जो है ना यहाँ पर सप्लाई बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से पहले तो ये नहीं, इसकी गंदगी ही साफ़ कर लेते हैं अपन। और उससे पहले मैं फ्यूज़ चेक कर लेता हूँ। फ्यूज़ चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर डेड बन रहा है तो फ्यूज़ कहीं ना कहीं हो सकता है ब्रेक हुआ हो। बिल्कुल जैसे कि मैंने बताया था, बिल्कुल फ्यूज़ यहाँ पर ब्रेक हुआ है, देख लीजिएगा। अब फ्यूज़ ब्रेक क्यों हुआ है इसका भी हमने पता लगाना है। तो पता लगाने के लिए हम इस सप्लाई को हम अच्छी तरीके से खोलते हैं और एक एक चीज़ें हम टेस्ट करेंगे, जो कि हम अपनी वीडियो में बताते हैं कि किस तरीके से कौन सी चीज़ टेस्ट होती है। बट उससे पहले इस बॉक्स को थोड़ा सा मैं क्लीन कर लूँगा। चलिए क्लीन लास्ट में ही कर लेंगे, पहले इस सप्लाई को हम ना बाहर निकाल लेते हैं। बाद में यहाँ पर सोल्डिंग कर लूँगा। सप्लाई को जड़ से बाहर निकालता हूँ और थोड़ा सा ब्रश वगैरह मार के इसको क्लीन कर लेता हूँ। देखिए काफ़ी गंदगी है और यहाँ पर चलिए क्लीन हो चुका है। अब यहाँ पर टेस्ट करेंगे हम सभी चीज़ों को। तो मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी की रेंज पे रखते हैं क्योंकि यहीं से लगभग सारे कंपोनेंट टेस्ट होते हैं। दोस्तों अगर आप बिना स्किप किए इस वाले टेस्टिंग वाले पार्ट को देखते हैं तो आप बहुत ही आसान तरीके से किसी भी सप्लाई को रिपेयर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं गारंटी देता हूँ बिल्कुल आप सीख जाएंगे। तो बिना स्किप किए देखें। अब यहाँ पर देखिए मैं समझा रहा हूँ आपको इस सप्लाई के बारे में थोड़ा सा, ताकि जब तक समझाऊंगा नहीं तब तक आप लोग समझ भी नहीं पाएंगे कि ये सप्लाई काम कैसे कर रही है। यहाँ पर इस कनेक्टर में AC 220 वोल्ट दिया जाता है। इस कनेक्टर के माध्यम से 220 वोल्ट जब दिया जाता है वो जाता है फ्यूज में। ये बीच में फ्यूज लगा हुआ है। ये जो लाइन जा रही है आपकी फ्यूज से होते हुए फिर यहाँ पर जाती है, ठीक है। और ये जो लाइन है यहाँ पर जा रही है और ये जो लाइन है यहाँ पर जा रही है। ये 2 पॉइंट्स में एक आ रही है फ्यूज के द्वारा होते हुए और एक आ रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो कंपोनेंट लगा हुआ है वो है एक इंडक्टर कॉइल, ठीक है, एक इंडक्टर कॉइल है। इंडक्टर कॉइल के बाद जस्ट जाता है रेक्टिफायर पे, यानी कि ब्रिज डायोड, यानी कि 4 डायोड जो 4007 IN 4007 नंबर के होते हैं उन डायोड्स पे जाता है, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको इस तरीके से दिखा रहा था, है ना। तो ये दोनों पॉइंट्स पे हमें AC 220 वोल्ट यहाँ से मिली और यहाँ से मिली। तो ये जा रही है इंडक्टर कॉइल से इस डायोड पे। उसके बाद जा रही है मेन कैपेसिटर पे फिल्टर होने के लिए। डायोड पे जाती है रेक्टिफाई होने के लिए, यानी कि AC से DC बनने के लिए। उसके बाद कैपेसिटर पे जाती है, उसके बाद सीधे IC पे चली जाती है। और ये जो दूसरी लाइन है कहाँ रही है, ये दूसरी लाइन जा रही है हमारी इस कैपेसिटर पे, यानी कि यहाँ से इधर को मोड़ दिया है इस कैपेसिटर में ताकि ये थोड़ा सा फिल्टर हो सके। यानी कि रेक्टिफायर या फिर ये 4 डायोड से पहले 2 कंपोनेंट हैं जो कि हमारे यहाँ पर टेस्ट करने रहेंगे। एक है हमारा इंडक्टर कॉइल और एक है हमारा ये कैपेसिटर, ठीक है। ये कैपेसिटर है, बॉक्स टाइप कैपेसिटर है। तो इंडक्टर कॉइल क्या होती है, इसमें 2 पार्ट बने हुए हैं आपके लाइव और न्यूट्रल के लिए, है ना। तो ये जो होता है यहाँ से यहाँ तक का आपको कंटिन्यूटी मिलना चाहिए, ठीक है। तो अभी चेक करते हैं इंडक्टर कॉइल को। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, इंडक्टर कॉइल बिल्कुल सही है। बस ऐसे ऐसे आपको मिलना चाहिए
और ऐसे क्रॉस में नहीं मिलना चाहिए आपको कोई भी कंटिन्यूटी, ऐसे क्रॉस में आपको कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिलना चाहिए। कुछ वैल्यू आपको दे सकता है, इसको आप ज़्यादा गौर मत कीजिए। बाद में आगे कंपोनेंट टेस्टिंग पे इन वैल्यूज़ का है ना पता चल जाएगा कि कोई कंपोनेंट ख़राब रहेगा तो ये वैल्यू बाद में ऑटोमेटिक हट जाएगी जब हम उस कंपोनेंट को रिप्लेस करेंगे। तो इस इंडक्टर कॉइल की हमने कंटिन्यूटी चेक कर ली। तो यहाँ से ना सर्किट इस तरीके से बनता है, यहाँ से इस तरीके से बनता है। देखिए 2 पार्ट इसके बने हुए हैं, दोनों पार्ट अलग अलग हैं। तो यहाँ से रेक्टिफायर में है ना ये वोल्टेज गई, रेक्टिफायर के बाद AC से DC बना, उसके बाद एक कैपेसिटर में आ गया। कैपेसिटर के बाद ट्रांसफार्मर के एक लाइन जो हमारी ये जो पॉजिटिव की है ये जाती है ट्रांसफार्मर के एक कोर पे, यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा बनता है। उसके बाद ये एक लाइन IC पे चली जाती है और दूसरी लाइन हमारी इधर से वो हमारी IC के इधर चली जाती है। मतलब जो भी फॉल्ट है आपका कैपेसिटर के आसपास में आपको मिल जाता है। अगर कैपेसिटर से पहले रेक्टिफायर में फॉल्ट रहेगा तो हम रेक्टिफायर के किसी डायोड जो भी खराब रहेगी उसको निकाल के अलग कर लेंगे। अगर कैपेसिटर पूरा शॉर्ट रहेगा उसको हम चेंज कर लेंगे। यानी कि जो भी कंपोनेंट आपको इस वाली लाइन से पहले दिख रहे हैं उन्हें सभी को चेक करना। अगर आपको अभी हम इसमें कोल्ड टेस्टिंग करेंगे, हॉट टेस्टिंग नहीं करेंगे। हॉट टेस्टिंग में ऐसा होता है कि 220 वोल्ट इनपुट करा के जगह जगह पर वोल्टेज चेक करी जाती है। कोल्ड टेस्टिंग में आपको कंपोनेंट को टेस्ट करना रहता है, जिस कंपोनेंट का फॉल्ट निकलता है उस कंपोनेंट को आपको रिप्लेस करना रहता है। तो कोल्ड टेस्टिंग ही करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इन 4 डायोड्स को हमने चेक करना है, क्योंकि सर्किट में जैसे जैसे आपको बढ़ना है एक एक करके, ये है, इसके बाद कैपेसिटर में चलना है, इसके बाद ये ट्रांसफार्मर, फिर IC में इन कंपोनेंट्स को चेक करना रहता है। ज़्यादा कंपोनेंट नहीं होते, 5-7 एक कंपोनेंट रहते हैं, उनको चेक करना रहता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर डायोड्स को चेक करेंगे, डायोड 1 2 3 4 डायोड को चेक करेंगे। अगर आपको सभी कंपोनेंट टेस्ट करना आ गया तो आप कुछ भी चीज़ें आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो डायोड को हम टेस्ट करते हैं। इसको उल्टा कर लिया है। डायोड यहाँ पर देखना है। देखिए किसी भी डायोड में ना शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए, इस बात का आप पहले ध्यान रखिएगा। किसी भी डायोड में आपको शॉर्टिंग दिखती है तब आपने डायोड वाले सेक्शन पर काम करना है। तो यहाँ से टेस्ट करेंगे हम। लगभग वैल्यू सभी दे रहे हैं और एक ही तरफ से दे रहे हैं। वैसे दोनों तरफ से वैल्यू नहीं आनी चाहिए। और इसमें उल्टा तरफ से देखते हैं, इस तरफ से इसमें भी सेम वैल्यू आ रही है, इसमें भी सेम वैल्यू आ रही है, इसमें भी सेम वैल्यू आ रही है, इसमें भी सेम वैल्यू आ रही है। यानी कि दोनों तरफ से वैल्यू दे रहे हैं। अभी इसमें है ना थोड़ा सा हम इसको रोक देते हैं, क्योंकि अभी हमें किसी भी डायोड पे ना शॉर्टिंग नहीं लग रही। अभी हम सिर्फ शॉर्टिंग पे ध्यान देंगे। तो कोई भी डायोड यहाँ पर शॉर्ट नहीं है तो इसके मतलब हमारा कुछ ना कुछ आगे फॉल्ट है। तो अभी हम इस कैपेसिटर को भी चेक कर लेंगे। इस कैपेसिटर की दोनों लेग पे इस तरीके से चेक करके देखते हैं। देखिए कैपेसिटर की लेग पे है ना शॉर्टिंग बन रही है। अब क्या माने इसको, कैपेसिटर खराब है या फिर कोई और कंपोनेंट खराब है। तो यहाँ पर जब हमें इस तरीके से कैपेसिटर के पॉइंट पे शॉर्टिंग नज़र आती है तो आप सीधे कुछ भी नहीं करना, कैपेसिटर को आपने इस तरीके से आपने बाहर निकाल के चेक करना है, या फिर कैपेसिटर को बाहर निकाल देना। फिर इस पॉइंट पर आपने देखना है कि यार कहीं शॉर्टिंग वॉटिंग आपकी कहाँ से बन रही है। तो चलिए हम कैपेसिटर को फटाफट से बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ से है। बिल्कुल आपको हम बताएंगे बिल्कुल तरीके से। जहाँ पे शॉर्टिंग बनती है सिर्फ आप उसी पे ज़्यादा डाउट करेंगे। डायोड पे शॉर्टिंग नहीं बन रही है, कुछ ना कुछ वैल्यू तो आ ही रही है, अभी हट जाएगी। देखिए जब हम शॉर्टिंग को दूर करेंगे ना तो वैल्यू अपने आप दूर हो जाएगी। तो कैपेसिटर को हमने निकाल लिया है। 1 सेकेंड पहले कैपेसिटर को ही हम चेक करेंगे कहीं कैपेसिटर शॉर्ट तो नहीं है। फ्यूज उड़ा है तो कहीं ना कहीं हमारा फॉल्ट किसी न किसी एक कंपोनेंट से निकल के आ जाता है। कैपेसिटर शॉर्ट नहीं है, कैपेसिटर सही है। अब इस पॉइंट पर हम चेक करेंगे। इस पॉइंट में शॉर्टिंग है। अब बन क्यों रही है, अब क्यों बन रही है, यही तो हमने फाइंड करना है। ये फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम देखेंगे आगे क्या है। आगे यहाँ पर ये IC पे जा रही है लाइन, और ये लाइन यहाँ से यहाँ तक का सर्किट पूरा कर रही है, और उसके बाद ये यहाँ पे चली जा रही है। यानी कि IC के ये दोनों पॉइंट्स हमारे शॉर्ट बता रहे हैं। इस शॉर्टिंग को दूर करने का सबसे बड़ा यहाँ पर एक ही उपाय है कि आप IC को निकाल लो। बस कुछ नहीं करना, IC को निकाल लो। शॉर्टिंग अगर यहाँ पर ख़त्म हो जाती है तो समझ लो IC का प्रॉब्लम है। शॉर्टिंग खत्म नहीं होती है तो फिर आपने इन डैश वगैरह को चेक करना है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूँ, ये जो लाइन है इन दोनों लाइन पे आपको शॉर्टिंग मिल रही है, इन दोनों पे आपको शॉर्टिंग मिल रही है। तो ये ट्रैक कर लो, ये लाइन जहाँ जा रही है उस कंपोनेंट को आपने हटाना है। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक का एक सर्किट बना, और ये जा रहा है हमारी IC पे, और ये हमारा जा रहा है IC पे। जब IC पे ही सीधे ये लाइन जा रही है तो हमें IC को ही निकाल के अलग कर लेना है, ज़्यादा यहाँ पर सोचना विचारना नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अब IC को हम अलग करते हैं। IC को निकालने का जो तरीका है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। 1 सेकेंड चलिए मैं इसको डीशोल्डरिंग वायर से अलग कर लेता हूँ। हमारी वीडियो ना थोड़ा सा लंबी होती हैं भाई, जब सीखना है तो यार लंबी वीडियो देखनी ही पड़ेंगी भाई। हमें थोड़ा सा दिक्कत होती है लंबी वीडियोज बनाने में, यार एडिट करनी पड़ती है थोड़ा सा, है ना, आपको डिटेल से बताना भी पड़ता है, तो वीडियो इसलिए लंबी हो जाती हैं।
हमारा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, हम सिर्फ यही सोचते हैं कि यार भाई आप लोग एक सीखने के उद्देश्य से जब हमारी वीडियो पर आए हैं तो सिर्फ सीख के ही जाएं। वीडियो हम जो है लंबी इसीलिए बना रहे कि यार सीखें, बस कुछ नहीं, सिर्फ सिखाने का ही हमारा एक मकसद रहता है। काफ़ी लोग बोर हो जाते हैं, अब आप लोग बोर हो रहे कि नहीं वो तो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन हम यही कहेंगे कि यार जब नॉलेज वाली वीडियो मिलती है ना, कोई भी बोर मत होइएगा, क्योंकि जहाँ से नॉलेज मिले गेन कर लेना चाहिए। फ्री फोकट का है ना, मिल रहा है नॉलेज गेन कर लो यार। हम लोग कोई भी चार्ज नहीं करते हैं आपसे किसी भी चीज़ के लिए। देखिए लाइव हम आपको दिखा रहे हैं, आईसी यहाँ पर निकाल भी दिया अपन ने। देखिए वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर लो अगर आपको ऐसे निकालना आता है, तो जिनको निकालना नहीं आता देख लो। ये डिसोल्डरिंग वायर है, डिसोल्डरिंग वायर इसके ऊपर आप रख लो इस तरीके से और पेस्ट लगा लेना उससे पहले, और ऐसी आपकी ये अपनी जगह छोड़ देगी। ये देखिए ये लेग्स अभी फ्री हो चुकी हैं, इनको आप उठा के ये देखिए अलग कर लो। ये देखिए, और ये आपकी ऐसी रही, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। इसका नंबर भी अभी आपको बताऊंगा। इस ऐसी को हमने अलग कर लिया है, और अब यहाँ पर हम उस जो शॉर्टिंग बन रही थी ना उसको चेक करते हैं। देखिए हट गई ना शॉर्टिंग, देखिए शॉर्टिंग हट गई ना। ये मल्टीमीटर की प्रोब्स हैं और ये दोनों पॉइंट्स हैं, शॉर्टिंग हट गई ना। ये ऐसी फुल टैड होने की वजह से ऐसा हो रहा है, यानी कि अंदर से शॉर्ट हो चुकी है, ऐसी इंटरनली शॉर्ट हो चुकी है ऐसी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसी पोजीशन कुछ ऐसी थी, और यहाँ पर देखिए ये चारों पिने एक साथ अटैच हैं, और इसकी ये दो पिने यहाँ पर शॉर्ट बता रही, इनसे इन पे शॉर्टिंग आ रही है। ये देखिए देख लो भाई, इस पिन के साथ शॉर्टिंग बन रही है ये। हाँ ये दोनों पिने एक ही हैं, वैसे एक ही जगह अटैच हैं, तो ये दोनों पिनों के साथ शॉर्टिंग बन रही है। ये देख लो, इस तरीके से आईसी टेस्ट करी जाती है। आईसी में यहाँ पर जो पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं ना, उनके अलावा किसी और पॉइंट्स में शॉर्टिंग नहीं बननी चाहिए। जैसे कि मैं एक नई आईसी आपको दिखाता हूँ, मतलब इसी नंबर की दिखाऊंगा। ये रही हमारी AP8022, जिसकी 4 लेग एक साथ आपस में अटैच होती है ना, तो AP8022 वो आईसी का नंबर रहता है। ये देखिए AP साफ नहीं दिख रहा होगा ना, तो चलिए थोड़ा सा क्लीन करता हूँ मैं। देखिए AP8022 ऊपर लाइन पे लिखा हुआ है, तो इस नंबर की हमने ऐसी डाल देनी। बहुत सारी ऐसी पड़ी मेरे पास जो यहाँ पर इससे मैच करेगी, हम डाल देंगे। ये वाइपर है, ये भी वाइपर काफ़ी सारी यहाँ पर इस्तेमाल हो रही हैं। AP8022 हो भी सकती है, नहीं भी, एक बार देखते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार कहाँ से मंगवाते। देखिए दोस्तों, मैं आईसी को दिल्ली से मंगवाता हूँ, काफ़ी सारी शॉप हैं वहाँ से मंगवा लेता हूँ, बट काफ़ी लोग शॉप का नंबर मांगते हैं, तो दोस्तों काफ़ी रिस्क है इसमें, आपका पैसा भी फंस सकता है, क्योंकि ऑनलाइन है ना पेमेंट करनी पड़ती है। तो यहाँ पर AP8022 नंबर की आईसी, हाँ मिल गई। देखो भाई AP8022 नंबर की आईसी मिल चुकी है। ये देखो AP8022 नंबर की आईसी मिल चुकी है, और नीचे के जो नंबर्स हैं, नीचे के नंबर्स मैच ना भी करें तो भी काम चलेगा। ये ख़राब आईसी है, ये सही आईसी है, तो नीचे के नंबर मैच करें ना करें, लेकिन ऊपर के नंबर मैच करनी चाहिए, और पिन डिटेल्स इसकी मैच करनी चाहिए। नीचे के नंबर इसमें 10-3F करके है, इसमें 39F, इस तरीके से ऊपर AP8022 का मैच कर रहा है। जो लगनी किस तरीके से है, ये देखिए यू कट का निशान है, नीचे यू कट का निशान है, इसके ऊपर भी एक कट का निशान है। मैच कर लो और इस तरीके से आप इंसर्ट कर लो। एक सेकेंड, मुझे चिमटी से पकड़ना पड़ेगा क्योंकि कम स्पेस है उस जगह पे, और इस तरीके से इसको हमने फिट कर लेना है, और फिट करने के बाद फटाफट से इसमें सोल्डिंग कर लेना है। तो आप देखेंगे कि बिल्कुल अच्छी तरीके से काम करने लगेगा। और फ्यूज की जगह पे यहाँ पर आप जंपर ना करें, इमरजेंसी में जंपर कर सकते हैं, बट फ्यूज को लगाना आपने काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूज की भी कुछ रेटिंग होती है, कुछ एम्पियर्स होते हैं, इसीलिए फ्यूज उड़ जाता है ना। फ्यूज अगर नहीं उड़ेगा तो फिर हमारा सर्किट जल जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से हम इसको सोल्डरिंग मार देते हैं। फाइनली इसमें सोल्डरिंग हमने कर ली है। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लेना। अब मैं आपको एक बार वहाँ पर बता देता हूँ एक चीज़, है ना। तो ये 4 लेग आपस में अटैच हैं, ठीक है। ये प्रिंट पूरा एक ही है, अगर ये साथ में नहीं भी हो रहा तो कोई बात नहीं, कर लो, नहीं भी हो रहा तो चलेगा, क्योंकि प्रिंट पूरा एक ही है। बाकी ये दोनों आपस में अटैच हैं। एक सेकंड, चिमटी को इस तरीके से कर लेना ताकि इंडिकेट दूसरी जगह ना हो।
ये देखिए ये चारों लेग एक साथ हैं, ये दोनों लेग एक साथ हैं और ये दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पर गैप बना लो इस तरीके से, आपस में अटैच अंदर से नहीं होनी चाहिए। देखिए चलिए अब इसकी हम टेस्टिंग करते हैं। एक वायर भी टूट चुकी है यहाँ से, दूसरा हम प्लग डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा प्लग यहाँ पर हम डाल देंगे और पहले यहाँ पर हम फ्यूज़ लगाएंगे। फ्यूज़ चलिए देखते हैं कोई है तो डाल देते हैं। एक फ्यूज़ मिल गया अपन को, ये डाल देते हैं। और एम्पियर दिखा देता हूँ आपको, 2 एम्पियर करीब का रहता है फ्यूज। एक 2 एम्पियर का लोड सेंड कर लेता है। 2A यहाँ पर लिखा रहेगा और 220 वोल्ट। चलिए इसको हम फिट करते हैं और यहाँ पर हम इसको लाइन दे के देखते हैं। और यहाँ पर हम पहले इसको रखते हैं 200 पे, क्योंकि हमने इसमें 22 वोल्ट भी चेक करना रहता है, तो यहाँ पे 20 पे नहीं हो पाएगा। चलिए एक कनेक्टर चाहिए इसके लिए, तो कनेक्टर का हम करते हैं दूसरे कार्ड से निकाल लेता हूँ फिलहाल इसका कनेक्टर, जिसकी वायर टूटी थी ना, इस कनेक्टर। चलिए कनेक्टर मिल गया है, ये देखो भाई ये भी लग चुका है। और यहाँ पर हम लाइन दे देते हैं एक वायर के माध्यम से। चलिए ये जुड़ चुका है और अब हम आपको यहाँ पर चला के दिखाते हैं। इस डिस्प्ले पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑन हो चुका। एक चीज़ यहाँ पर भूल गए, आपने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर हम कैपेसिटर लगाना भूल गए दोस्तों, तो ये प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं बनेगा, तो कैपेसिटर यहाँ पर लगाना ही लगाना है। तो ठीक है, कैपेसिटर यहाँ पर भूलना नहीं है, तो कैपेसिटर हम लगाना भूल गए थे तो हम यहाँ पर लगाते हैं। चलिए कैपेसिटर हम फटाफट से यहाँ पर सोल्डरिंग मार देते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव का बता दूं तो ये नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव का है। यहाँ पर डिजाइन बनाया नेगेटिव का है और ये नेगेटिव का है। तो कैपेसिटर ना लगाने की वजह से आपके सर्किट में प्रॉपर वोल्टेज नहीं बनेगी। ऑन तो हो गया था वो, बट कैपेसिटर लगाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए कैपेसिटर भी हम फटाफट से सोल्डरिंग कर लेते हैं। चलिए अब हम इसको फाइनल टेस्टिंग करते हैं। अब यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से चलेगा। ऑन तो हो रहा था अभी बिना कैपेसिटर का, आपको दिखा दिया। अब देखो हो रहा है ऑन, बिल्कुल चकाचक तरीके से चल रहा है। तो आईसी का फॉल्ट इसमें सामने निकल के आया, 9 नंबर का चैनल है, ठीक है, बिल्कुल ज़बरदस्त। एक बार आपको वोल्टेज भी टेस्ट करवा दूँ 2-3 जगह पे, इसको सही से लगा दूँ। इसको मैं सीरीज़ में चला रहा हूँ, ठीक है, इसलिए डरना नहीं है, आपस में टच वच नहीं होएगा। ये बहुत ही सेफ्टली हम काम करते हैं। अगर आप है ना बिना सेफ्टी के काम करेंगे तो फिर आपको दिक्कत होएगा। इसको सही से अटैच करना है। अब आपको वोल्टेज चेक करवाता हूँ। चलिए इसको करते हैं ग्राउंड, यानी कि इसकी बॉडी से अटैच करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर देखिए 3.3 वोल्ट मिल रहा है। 3.3 वोल्ट मिल रहा है। इसके जस्ट बगल में ग्राउंड है, इसके बगल में हमारे को 12 वोल्ट की जगह 14 वोल्ट मिल रहा है। नो प्रॉब्लम, क्योंकि 14 वोल्ट मिलता ही है। 12 लिखा भले रहता है लेकिन 40 वोल्ट यहाँ पर मिलता है। और यहाँ पर हमको 20-22 के समथिंग मिलता है, तो 20 वोल्ट ठीक है। सबसे लास्ट में 5 वोल्ट मिलना चाहिए, उसका कोई काम नहीं आता सर्किट पे, बट यहाँ पर मिलना चाहिए। कोई बात नहीं, मिल रहा है तो मिलने दो, सही है। और यहाँ से ये तो बटन गले हुए, ये तो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं इसमें। चलिए रिमोट से चेंज कर लेगा कस्टमर, कोई दिक्कत नहीं। बोलेगा तो पैनल भी हम चेंज कर लेंगे। बाकी आपको मैंने बता दिया कि इसकी जो शॉर्ट सर्किट कैसे यहाँ पर किस किस सेक्शन से आया था। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर कर लेना। वीडियो थोड़ा सा लंबी हुई इसके लिए सॉरी, बट सिखाने के लिए थोड़ा सा वीडियो लंबी बनाना काफ़ी ज़रूरी है। टेक केयर।